हेलो एवरीवन, एएमआई में आपका स्वागत है बच्चों। आज की वीडियो में हम लोग क्लास 10 सोशल साइंस का VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करने वाले हैं, मतलब महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न को करने वाले हैं। टोटल हम लोग आज की वीडियो में 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे। जो भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे सारा का सारा क्वेश्चन PYQ होगा, प्रीवियस ईयर का प्रश्न होगा और किस वर्ष पूछा गया है वो भी आपको नजर आएगा। ठीक है, इसका PDF आपको बिल्कुल फ्री में हमारे टेलीग्राम चैनल अनुराग मैथ्स इंस्टीट्यूट पर मिल जाएगा। वहाँ जाकर आप लोग इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं और उसी से आपका रिवाइज भी होता रहेगा। ठीक है, समय को बर्बाद नहीं करते हुए चलते हैं अपने प्रश्नों पर। आज का आपका पहला प्रश्न है कि रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। 2011 में पूछा गया, 2017 में और 2020 में पूछा गया प्रश्न है कि रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। रक्त और लौह की नीति को किसने स्वीकार किया था, ठीक है, ग्रहण किसने किया था। मेजली ने, हिटलर ने, बिस्मार्क ने या फिर विलियम प्रथम ने। तो रक्त और लौह की नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया था, तो इसका ऑप्शन नंबर C बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। 2014 में पूछा गया है, 16 में और 22 में। ठीक है, कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। नेपोलियन बोनापार्ट ने, बिस्मार्क ने, नेपोलियन तृतीय ने या फिर लुई 18वां ने। तो जर्मन राइन राज्य का निर्माण बाबू नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। ऑप्शन नंबर इसका A बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था। कौन सा पद पर चुना गया था काउंट काबूर विक्टर इमैनुअल के द्वारा। सेनापति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर गृह मंत्री। तो काउंट काबूर को जो है विक्टर इमैनुअल प्रधानमंत्री के पद पर चयन किया था उसका। 2020 में, 22 में पूछा गया है और ज़्यादा संभावना है कि आपका 24 में भी पूछ ही दे। ठीक है, तो C इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका योगदान था। 2022 में पूछा गया है कि इटली के एकीकरण में किसका योगदान था। मेजनी का, काउंट काबूर का, गैरीबाल्डी का या फिर सभी का। तो इटली का एकीकरण में जो है बाबू मेजनी का भी था, काउंट काबूर का भी था और गैरीबाल्डी का भी था। तो इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर D बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इसका। चलिए अगला प्रश्न है कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। 2012 में, 15 में, 19 में या फिर 22 में भी पूछा गया है। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है। वियतनाम में है, लाओस में है, कंबोडिया में या फिर थाईलैंड में है। तो अंकोर वाट का मंदिर बाबू कंबोडिया में है। ऑप्शन नंबर इसका C बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा है। ये बुक है, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम बुक है, इसको किसने लिखा है। 2011 में पूछा गया है। हो ची मिन ने, फान बोई चाउ ने, कुआंग ने या फिर त्रियू ने। तो देखिए द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम को फान बोई चाउ ने लिखा है। ऑप्शन नंबर इसका B सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था। 2016 में पूछा गया, 18 में, 20 में और 22 में भी पूछा जा चुका है ये प्रश्न। ठीक है, कि हिंद चीन पहुंचने वाला पहला व्यापारी कौन था। अंग्रेज थे, पुर्तगाली थे, डच थे या फिर फ्रांसीसी थे। तो हिंद चीन पहुंचने वाले पहले व्यापारी जो थे वो थे पुर्तगाली। ऑप्शन नंबर इसका B बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भैया जेनेवा समझौता कब हुआ था। 2022 में पूछा गया है और पिछले बार आप देखिए जो 20 में पूछा गया था वो 22 में भी पूछा गया था। तो ज़्यादा संभावना है कि 22 वाला भी 24 में पूछ ही दे। एक आध क्वेश्चन तो पूछेगा ही पूछेगा। तो जेनेवा समझौता कब हुआ था। 1954 में, 1952 में, 1950 में या फिर 1985 में। तो जेनेवा समझौता 1954 में हुआ था। ठीक है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर A सही जवाब हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है कि गैरीबाल्डी पेशे से क्या था। 2014 में, 16 में और 22 में पूछा गया है। गैरीबाल्डी क्या काम करता था, क्या था वो पेशा से। सिपाही था, किसान था, जमींदार था या फिर नाविक था। तो गैरीबाल्डी जो है बाबू नाव चलाने वाला नाविक थे। कौन थे, नाविक थे। तो ऑप्शन इसका D बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वियना सम्मेलन कब हुआ था। 2022 में पूछा गया है कि वियना सम्मेलन कब हुआ था। 1815 में, 48 में, 70 में या फिर 71 में। तो वियना सम्मेलन जो है 1815 में हुआ था। और यदि आपसे पूछ दे कि 1871 में क्या हुआ था, तो फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी, 1871 में। और 1815 में वियना कांग्रेस सम्मेलन हुआ था, वियना सम्मेलन। अगला प्रश्न है युद्ध एवं शांति पुस्तक किसने लिखा था। 2021 में पूछा गया है। युद्ध और शांति, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं, युद्ध को वार एंड शांति को बोलते हैं पीस। वार एंड पीस किसकी रचना है पूछते, या फिर युद्ध एवं शांति पुस्तक किसने लिखा है। दोनों को एक ही ने लिखा है, कार्ल मार्क्स, टॉल्स्टॉय। किसने लिखा है, टॉल्स्टॉय। वार एंड पीस किसकी रचना है, टॉल्स्टॉय ने। युद्ध एवं शांति इसी ने लिखा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम है। 2021 में पूछा गया कि कार्ल मार्क्स की पुस्तक का क्या नाम है। युद्ध एवं शांति। अभी तो जाने कि भैया युद्ध एवं शांति किसका है, टॉल्स्टॉय का है। तो ये तो नहीं होगा। दास कैपिटल, हाँ दास कैपिटल कार्ल मार्क्स ने ही लिखा है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो ये भी लिखा है कार्ल मार्क्स ने। ठीक है, तो B एवं C दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका D बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है
रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? भैया 2021 और 22 में पूछा गया, लगातार ये पूछा है कि रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? कृस्की ने किया था, ट्रोट्स्की ने किया था, लेनिन ने किया था या फिर स्टॉलिन ने किया था? तो रूस में जो बोल्शेविक क्रांति हुई थी उसका हेड, उसका मुख्य जो था, मतलब जो उसका नेतृत्व किया था, लेनिन ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? 2020 में और 22 में पूछा गया था कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? रूस में हुआ था, जापान में, चीन में या फिर क्यूबा में? तो देखिए, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग बाबू रूस में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? रूस में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? 2011 और 2022 में पूछा गया। तो कार्ल मार्क्स का जन्म याद रखेंगे, जर्मनी में हुआ था। अब जर्मनी में पूछेगा कहाँ, तो जर्मनी में राइन प्रांत में, राइन नाम का राज्य था, तो राइन प्रांत में कहाँ, तो ट्रीइयर नगर में हुआ था। तो आपसे खाली देश पूछा है, तो कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? 2020 में पूछा गया था कि दास कैपिटल किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? 1848 में, 1864 में, 1867 में या फिर 1883 में? तो दास कैपिटल का प्रकाशन जो 1867 में हुआ था, किसने किया था? कार्ल मार्क्स ने। तो ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कार्ल मार्क्स ने 1867 में किस पुस्तक की रचना की जिसे साम्यवादियों का बाइबिल कहा जाता है? 2019 में पूछा गया था। अभी हम लोग जाने कि 1867 में कौन सा पुस्तक लिखा था? दास कैपिटल लिखे थे। तो बी इसका सही जवाब हो जाएगा। 1867 में किस पुस्तक की रचना की थी? दास कैपिटल की रचना की थी। अगला प्रश्न है, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी? 2018 में पूछा गया था कि ब्रेस्ट लिटोवस्क की जो संधि थी किन देशों के बीच में हुई थी? दो देश के बीच में हुआ होगा, रूस और इटली के बीच में हुआ था, रूस और फ्रांस के बीच में हुआ था, रूस और इंग्लैंड के बीच में हुआ था या फिर रूस और जर्मनी के बीच में हुआ था? तो ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि जो है रूस और जर्मनी के बीच में हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे साम्यवाद के संस्थापक के रूप में जाना जाता है? किसको साम्यवाद का संस्थापक बोला जाता है? 2018 में पूछा गया था। लेनिन को, स्टॉलिन को, कार्ल मार्क्स को या फिर इनमें से कोई नहीं? तो साम्यवाद का संस्थापक कार्ल मार्क्स को बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? 2017 में पूछा गया प्रश्न है। 1861 में हुआ था, 1862 में, 1860 में या फिर 1870 में? तो रूस में कृषक दास प्रथा का अंत जो है 1861 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिल्कुल आसान है बाबू। रूस में जाड़ का अर्थ क्या होता है? 2013 में पूछा गया था। देखिए, वैसे तो जाड़ का अर्थ क्या होता है बाबू? पानी रखने वाला बर्तन, उसको जाड़ बोलते हैं। ठीक है, मग बोलते हैं। तो रूस में जाड़ का अर्थ क्या होता है? पीने का बर्तन? नहीं भैया, पानी रखने का मिट्टी का पात्र, इसको भी नहीं। रूस का सम्राट या फिर इनमें से कोई नहीं। तो रूस का सम्राट को जो है रूस में जाड़ बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जाड़। तो ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था? 2022 में पूछा गया कि रॉबर्ट ओवन कहाँ का रहने वाला था? फ्रांस का, जर्मनी का, ब्रिटेन का या फिर ऑस्ट्रेलिया का? नाम से पता चल रहा है भैया रॉबर्ट लगा आई तो ब्रिटेन का आदमी है, अंग्रेज है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई थी? 2020 में पूछा गया। फ्रैंकफर्ट का संधि किस साल हुआ था? तो 1863 में, 1864 में, 1871 में या फिर 1872 में? तो फ्रैंकफर्ट का संधि 1871 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? 2021 में पूछा गया। काउंट काबू, बिस्मार्क, गैरीबाल्डी या फिर मेजनी? तो देखिए, जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क का महत्वपूर्ण योगदान था। बिस्मार्क ने जर्मनी का एकीकरण किया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है कि 25 नंबर, और जैसा कि बोले थे हम लोग 25 क्वेश्चन ही करेंगे। 1871 में कौन सी संधि हुई थी? 2021 में पूछा गया। फ्रैंकफर्ट की संधि, पेरिस की संधि, वियना कांग्रेस, इनमें से कोई नहीं? तो बहुते बार बता चुके हैं, फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो टोटल हम लोग आज 25 क्वेश्चन कर लिए। आशा है जो भी क्वेश्चन किए आपको समझ में आया होगा। समझना क्या, हिस्ट्री है, थोड़ा सा याद करना पड़ेगा ऑब्जेक्टिव आपको, नहीं तो अगर आप चैप्टर पढ़े होंगे तो आपको समझ में भी आया होगा। ठीक है, तो अभी ज़्यादा समय रिवाइज करने का, इसका पीडीएफ जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा और पीडीएफ से बार बार रिवाइज भी करते रहिएगा। आशा है आज का वीडियो आपको पसंद आएगा, तो वीडियो को लाइक कर देंगे। और हमने ऐसा काफ़ी सारा वीडियो अपलोड कर रखा है, और ऐसा ही वीडियो आपको और भी चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।